नमस्कार। आज बात करते हैं यूक्रेन की एक बहुत ही साहसी और नई युद्ध नीति के बारे में। ये एक ऐसी रणनीति है जो लड़ाई को रूस की सीमाओं के काफी अंदर तक ले जा रही है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे यूक्रेन रूस की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ा जाए जिसका सबसे बड़ा बचाव ही उसका विशाल आकार हो। देखिए, ये वो सवाल है जिसने इतिहास में रूस के दुश्मनों को हमेशा परेशान किया है। रूस का जो ये विशाल भूभाग है ना, जिसे स्ट्रैटेजिक डेप्थ कहते हैं, वो हमेशा से उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच रहा है। पर क्या हो अगर इसी अभेद्य कवच में दरारें पड़ने लगे? और यूक्रेन ठीक यही कर रहा है। वो लड़ाई के मैदान को फ्रंटलाइन से हटाकर रूस के बहुत अंदरूनी और संवेदनशील इलाकों तक ले जा रहा है। और ये सब मुमकिन हो रहा है एक खास तरह के हमलों के जरिए, जिन्हें कहते हैं एसिमेट्रिक स्ट्राइक्स। मतलब ये ऐसे हमले हैं जहां ब्रूट फोर्स का नहीं बल्कि दिमाग और चतुराई का इस्तेमाल होता है। तो सवाल ये है कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर आखिर है क्या? देखिए, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े विशालकाय योद्धा से सीधे सीधे नहीं लड़ सकते, तो आप उसकी ढाल पर वार करने के बजाय चुपके से उसके जूते के फीते खोल देते हैं। यूक्रेन भी ठीक यही कर रहा है। वो रूस की जबरदस्त सैन्य ताकत से सीधे टकराने की जगह उसके अंदरूनी इलाकों में जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको निशाना बना रहा है। तो इस पूरी रणनीति का जो पहला पिलर है, वो है रूस की हवाई ताकत को जमीन पर ही रोक देना। मतलब इससे पहले कि रूस के खतरनाक बॉम्बर विमान उड़ान भर पाएं, यूक्रेन उन्हें उनके ही एयरबेस पर, उनके ही घर में निशाना बना रहा है। और इस पूरे सुनियोजित ऑपरेशन को एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया गया है, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। और नाम से ही जाहिर है, शायद इसलिए क्योंकि ये मकड़ी के जाले की तरह रूस के अंदरूनी हिस्सों में फैल रहा है और एक-एक करके प्रमुख हवाई अड्डों को अपने ड्रोन के जाल में फंसा रहा है। और इसके नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। पता है, इस ऑपरेशन में रूस के कम से कम 41, जी हाँ 41 लॉन्ग रेंज बॉम्बर विमान या तो पूरी तरह तबाह हो गए या उन्हें इतना नुकसान पहुंचा कि वो उड़ने लायक नहीं रहे। ये एक तरह से रूस की आसमान से हमला करने की क्षमता की रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसा है। और जरा इन हमलों की पहुंच तो देखिए। कुछ हमले तो बॉर्डर से 1300 किलोमीटर अंदर तक किए गए। सोचिए, 1300 किलोमीटर। इससे क्रेमलिन को एक बहुत साफ संदेश गया है कि अब रूस का कोई भी कोना पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अच्छा, ये तो हुई हवाई ताकत की बात। अब आते हैं इस रणनीति के दूसरे पिलर पर, और यहाँ पर लक्ष्य है रूस की युद्ध मशीन की जीवन रेखा, यानी उसकी सप्लाई लाइंस को ही काट देना। ये सीधे सीधे रूस के लॉजिस्टिकल नर्वस सिस्टम पर हमला है। तो सवाल है कि यूक्रेन निशाना बना किसे रहा है? उन चीज़ों को जिनके बिना रूसी सेना सचमुच पंगु हो जाएगी, जैसे कि ब्रियांस्क और कुर्स्क में जो ज़रूरी रेलवे पुल हैं वो, और सबसे बढ़कर रूस का विशाल ईंधन पाइपलाइन नेटवर्क। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कोलसेवॉय पाइपलाइन पर हुआ हमला। जरा सोचिए, ये मॉस्को के पास सेना को ईंधन सप्लाई करने वाली 400 किलोमीटर लंबी एक मेन आर्टरी जैसी थी, और एक खुफिया ऑपरेशन में यूक्रेन की एजेंसी ने इस पूरे के पूरे नेटवर्क को ही तबाह कर दिया। तो जरा सोचिए, इस एक हमले का असर कितना गहरा पड़ा होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस अकेले ऑपरेशन ने रूस के मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पर उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से भी कहीं ज्यादा असर डाला है। मतलब ये दिखाता है कि कभी-कभी एक सटीक हमला हजारों प्रतिबंधों से ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। अब आते हैं इस रणनीति के तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण पिलर पर, और वो है रूस की आर्थिक ताकत पर हमला करना। मतलब सीधे सीधे उसकी जेब पर चोट करना। यहाँ लक्ष्य ये है कि रूस की ऊर्जा और निर्यात की क्षमता को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि उसके पास युद्ध लड़ने के लिए पैसा ही कम पड़ जाए। और इन हमलों का जो स्केल है वो वाकई में चौंका देने वाला है। अब तक रूस की जो कुल तेल रिफाइनिंग कैपेसिटी है, उसका लगभग 38% हिस्सा इन हमलों का निशाना बन चुका है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और जानते हैं, इन हमलों का असर अब सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहा, ये आम रूसी नागरिकों तक पहुंच रहा है। देश के कई इलाकों से पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारों और ईंधन की राशनिंग की खबरें आ रही हैं। और तो आपसे जैसे जो बड़े पोर्ट्स हैं, वहां हमलों ने रूस के ईंधन एक्सपोर्ट पर भी एक तरह से ब्रेक लगा दिया है।
और इन सब का जो सीधा आर्थिक नुकसान है वो भी कोई कम नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक इन हमलों से रूस को अब तक 60 अरब रूबल यानी करीब 714 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। जरा सोचिए, ये वो पैसा है जो रूस की सैन्य मशीन को और मजबूत कर सकता था, पर अब ये सिर्फ नुकसान की भरपाई में ही जाएगा। तो इन सब हमलों का कुल मिलाकर मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये युद्ध अब एक नए मोड़ पर आ गया है। ये हमले सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि ये तो युद्ध की पूरी कहानी को ही, पूरी नैरेटिव को ही बदल रहे हैं। रूस के लिए इसके नतीजे बहुत गंभीर हैं। देखिए, एक तो उसे अपने कीमती एयर डिफेंस सिस्टम को इतने बड़े इलाके में फैलाना पड़ रहा है कि फ्रंटलाइन कमजोर हो रही है। दूसरा, उसकी सैन्य रणनीति जो पहले प्रोएक्टिव थी अब रिएक्टिव हो गई है। मतलब वो अब हमलों का जवाब दे रहा है, हमले कर नहीं पा रहा। और सबसे बड़ी बात, जिस विशाल भूभाग को वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, वही अब उसके गले की हड्डी बन गया है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, जब किसी दुश्मन की स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए, तो युद्ध का तरीका हमेशा के लिए कैसे बदल जाता है? यूक्रेन की यह रणनीति सिर्फ इसी युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि ये शायद भविष्य के उन सभी युद्धों का एक खाका तैयार कर रही है, जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पारंपरिक सैन्य शक्ति पर भारी पड़ेंगे।